नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों से वायदा किया था कमेंट सेक्शन के थ्रू कि मैं एक फार्मा सेक्टर के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आज का वीडियो फार्मा सेक्टर पे डेडिकेटेड है, जिसमें मैं 7 ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा सेक्टर आने वाले समय में शायद अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो खैर अभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। पिछले 1 साल के जो रिटर्न है वो लगभग 20% नेगेटिव हैं। तो अब लेकिन आने वाले समय में भी इसका इफेक्ट रहेगा। जो 7 कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इनमें से 1-2 कारण शायद आपने न्यूज़पेपर या हो सकता है आपने बिजनेस न्यूज़ चैनल पे भी देखे हों या सुने हों। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको रियल कारण बताऊं कि जो ज़मीनी तौर पे क्या हो रहा है और किस वजह से इन कंपनीज़ का मुनाफा कम हो रहा है या किस वजह से ये स्टॉक्स जो हैं नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं अपने निवेशकों को। तो उसके पीछे कुछ ऐसे कारण भी हैं जो शायद कहीं पे किसी ने नहीं बताए होंगे आपको। तो इसमें 4-5 ऐसे कारण भी हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से रिलेटेड हैं, और ये सब कारण हो सकता है कि आपको ना बताए गए हों आज तक, लेकिन आपके लिए 360 डिग्री जानना बहुत ज़रूरी है कि फार्मा सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है और आने वाले समय में ऐसा क्यों है कि सब लोग बोल रहे हैं कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपको सारे जो असली कारण हैं, जो रियल कारण हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 7वें नंबर का कारण ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो एक मार्केट के सेंटीमेंट से रिलेटेड है वो कारण, और उस कारण की वजह से फार्मा सेक्टर को काफ़ी डैमेज हुई है, और उसी की वजह से जो FIIs जिन्होंने निवेश किया हुआ था, शायद उसी कारण की वजह से FIIs ने अपना निवेश फार्मा सेक्टर से निकाल लिया। अगर FIIs, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ, अगर वो लोग डिसाइड कर लें कि भाई हमें इस स्टॉक से निकलना है, तो उस स्टॉक को तो कोई नहीं बचा सकता नीचे जाने से। तो शायद 7वें नंबर का जो कारण है वो रिस्पॉन्सिबल है। FIIs ने अपना निवेश हो सकता है कि फार्मा सेक्टर से निकाल लिया हो पूरी तरीके से, या धीरे धीरे वो लोग अभी निकाल रहे हैं। तो आप 7वें नंबर का पॉइंट ज़रूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ मुझे काफ़ी परेशान करती है, या जिसको सोच के मुझे काफ़ी ये कह लीजिए कि मुझे एक चिंता होती है, वो ये होती है कि जो डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता था फार्मा सेक्टर को किसी समय, तो वो जो टैग है वो अब शायद एप्लीकेबल नहीं है फार्मा सेक्टर के ऊपर, क्योंकि उसमें निवेशकों का विश्वास उठ गया है अब इस सेक्टर के ऊपर से। जो कि आपने मेरे कमेंट सेक्शन में भी देखा होगा कि काफ़ी निवेशकों ने फार्मा सेक्टर के ऊपर अपने कमेंट्स दिए हैं। तो ये काफ़ी मतलब हैरानी की बात है कि किसी सेक्टर को एक ज़माने में डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता था, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली, कुछ कारण ऐसे जनरेट हुए कि वो जो टैग है अब शायद आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे फार्मा सेक्टर के लिए आने वाले निकट समय में। अब आगे 2-3 साल बाद क्या हो ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि निवेशक जब निवेश करता है तो अगर कोई बोला जाए कि ये डिफेंसिव सेक्टर है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन या उसकी आकांक्षा ये होती है, या उसका एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये सेक्टर शायद उसे नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा। किसी भी सेक्टर को अगर डिफेंसिव कहा जाता है तो वहाँ पे निवेशक की बेसिक एजम्पशन यही होती है कि ये जो सेक्टर है या ये जो स्टॉक है मुझे नेगेटिव रिटर्न शायद नहीं देगा। लेकिन वो जो भ्रांति है या वो जो भ्रम था वहाँ पे निवेशक के दिमाग में, वो टूट चुका है, और फार्मा सेक्टर को अब आप डिफेंसिव सेक्टर नहीं कह सकते। उसके पीछे एक और कारण, जो मेजर कारण है, वो ये है कि ये जो सेक्टर है नॉर्मली ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। 40% जो बिजनेस है कंपनीज का नॉर्मली बाहर देश से आता है, और US वगैरह से। तो जहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे रिस्क थोड़ा हाई होता है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि जो आपके एनालिस्ट्स हैं या जो आपके फाइनेंशियल प्लानर्स हैं वो क्या सोच के उन्होंने फार्मा सेक्टर को डिफेंसिव सेक्टर का टैग दिया था, पर जहाँ पे मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी हैवी होती है, वहाँ पे रिस्क हाई होता है, वहाँ पे वॉलेटिलिटी भी हो सकती है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं वो बाहर देश, जो दूसरे देश है जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो गवर्न। तो अगर कोई भी देश ये डिसाइड कर
पहले कि मैं इन फलाना देशों से इंपोर्ट नहीं करूँगा कोई भी दवाई, चाहे उसमें भारत भी इंक्लूड हो सकता है, तो उससे कोई भी सेक्टर हो जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको एक बड़ा झटका लग सकता है, जैसा कि हम अभी फार्मा और आईटी सेक्टर्स में देख रहे हैं। ये इसी फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे बाहर के देश, जहाँ पे वो लोग अपना एक्सपोर्ट करते थे, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स तब तक अच्छा परफॉर्म करते हैं जब तक जिस कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उन कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ फेवरेबल हो। अगर उन कंट्रीज़ में पॉलिसी में थोड़ा चेंज होता है तो उससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, जो कि हम इस वीडियो में एक पॉइंट में डिस्कस भी करेंगे। तो इस वजह से हो सकता है कि आज के डेट में आईटी और फार्मा सेक्टर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले एक साल में जो फार्मा सेक्टर है उसका रिटर्न एवरेज -20% है, जो कि एक बहुत ही ख़राब प्रदर्शन है, और इसको हम कह सकते हैं कि एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग जो सेक्टर होता था वो आज के डेट में एक वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, और वो भी एक बुल साइकिल में, जहाँ पे कि आपका सेंसेक्स या जो आपका निफ्टी है वो नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उस फेज में, उस बुल फेज में अगर कोई 20% नेगेटिव रिटर्न जनरेट करता है तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, और निवेशकों के लिए भी एक बहुत बड़ा सोचने के लिए उनको मजबूर कर देगा कि क्या वो अपना निवेश बनाए रखें या इस सेक्टर से अपना निवेश निकाल लें। तो आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। वो पॉइंट ये है कि जो कंपटीशन है इस सेक्टर में वो काफ़ी बढ़ रहा है। पहले कुछ समय पहले एक ऐसी परसेप्शन होती थी, एक ऐसी धारणा होती थी कि सिर्फ जो बड़े फार्मा सेक्टर में जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो मार्केट लीडर्स हैं, वही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके पीछे कारण ये होता था कि जो फार्मा सेक्टर में दो चीज़ें मेन देखी जाती हैं कि किसी भी कंपनी के पास कितने ANDA अप्रूवल हैं, जो US FDA आपको असाइन करता है, कंपनी को जो अप्रूव करके देता है, और दूसरा उनकी पाइपलाइन कितनी स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो US FDA है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब और 50% ज़्यादा ANDA अप्रूवल देंगे आने वाले 1 या 2 साल। तो उससे क्या है कि जो दवाइयाँ आप दे रहे हैं वहाँ पे हो सकता है उतना ज़्यादा कंपटीशन आज के डेट में नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा अप्रूवल मिलेंगे तो और कंपनीज भी वो दवाइयाँ प्रोवाइड करना शुरू कर देंगी। जब वो दवाइयाँ प्रोवाइड करना शुरू कर देंगी तो बाज़ार में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए हो सकता है वो जो नई कंपनीज़ हैं वो अपना प्राइस काफ़ी कम कर दें। जब वो अपना प्राइस कम कर देंगी तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं, जो कि बड़े प्लेयर्स हैं फार्मा सेक्टर में, जो कि मैंने आपको बताया कि बड़े प्लेयर से ये आशा की जाती है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनका जो कॉम्पिटिटिव एज है या जो वो उनको एडवांटेज थी कि अप्रूवल, नंबर ऑफ अप्रूवल कम थे मार्केट में और वो उसके ऊपर अपना प्राइस या प्रीमियम ज़्यादा चार्ज कर सकते थे, वो जो पावर थी वो ख़त्म हो जाएगी और उनको कॉम्पिटिटिव रहने के लिए अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कंपटीशन, क्योंकि अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया तो उनको सर्वाइव करने के लिए वो प्राइस को कम करना पड़ेगा। हो सकता है वो आउट ऑफ बिजनेस भी हो जाए, तो ये सब डिपेंड करता है। लेकिन कंपटीशन बढ़ने से क्या है कि किसी भी सेक्टर को काफ़ी नुकसान होता है, जैसा कि मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ, जो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स वाले वीडियो में, कि टेलीकॉम जैसे एक सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और वो सेक्टर एज ए होल उसके लिए ठीक नहीं है ज़्यादा कंपटीशन। पर यहाँ पे क्या है कि ये कंपटीशन अब्रॉड में है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ज़्यादा कंपटीशन, इसका मतलब आपको अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। आपके प्राइसेस कम करने पड़ेंगे तो उससे आपका मार्जिन कम हो जाएगा। मार्जिन कम हो जाएगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो उसका इम्पैक्ट आपके शेयर प्राइस के ऊपर पड़ेगा। तो नंबर ऑफ अप्रूवल्स जैसे ही बढ़ जाएंगे ANDA के, तो उससे इस सेक्टर के ऊपर काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अब यहाँ दूसरे नंबर का पॉइंट है, जैसे US में हमें मालूम है कि वहाँ पे लीडरशिप में चेंज हुआ है इस साल, तो उसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे अब फोकस ये हो गया है कि जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड दवाइयाँ हैं या लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिले। तो उससे क्या है कि इंडिया की जो कंपनीज़ हैं उनको शायद एक्सपोर्ट करने में दिक्कत हो, उनको शायद अप्रूवल मिलने में दिक्कत हो। अगर उनको दिक्कत होती है अप्रूवल मिलने में, जैसा कि मार्केट में जो एनालिस्ट्स हैं या जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि आज के समय में फार्मा कंपनीज़ को US में एक्सपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है और वो जो एक्सपोर्ट है वो गिर रहा है। अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 40% जो बिज़नेस है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा जो बिज़नेस है वो बाहर US से आ रहा है या दूसरी कंट्री से आ रहा है।
ऐसा काफ़ी कंट्रीज़ अब कर रही हैं कि जो अपने देश में लोगों को रोज़गार देने के लिए वो इंपोर्ट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं। तो उससे क्या है कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है फार्मा सेक्टर से उन कंट्रीज़ में कम हो जाएगा, उससे एक्सपोर्ट ड्रॉप हो जाएगा, तो इन कंपनीज़ के बिजनेस को काफ़ी नुकसान होगा। अब तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों ने न्यूज़ में देखा हो, कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने एक न्यूज़ आई थी एक गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो न्यूज़ ये थी कि गवर्नमेंट ऐसा विचार कर रही है कि दवाइयों के नाम ना प्रिस्क्राइब किए जाएं डॉक्टरों द्वारा। जो सॉल्ट है, अगर मान लीजिए मुझे एक एंटीबायोटिक चाहिए और मेरे को बुखार है, तो आज के डेट में क्या होता है कि डॉक्टर आपको एक दवाई का नाम लिख के देता है। और इंडिया में जो मरीज़ होते हैं या जो आप जिनको कह लीजिए कि जो दवाइयाँ खरीद रहे हैं, उनके दिमाग में एक ये चीज़ रहती है कि भाई जो दवाई डॉक्टर ने लिखी है हमें वही चाहिए। ये मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, जो दवाई डॉक्टर लिख के देता है मुझे वही दवाई चाहिए। जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा हमें बोल के भेजते थे कि बेटा जो ये दवाई लिखी है ना सिर्फ यही वाली लेनी है, अगर कोई और दवाई हो तो मत लेके आना। जबकि केमिस्ट कई बार मैंने देखा था कि वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, सर आप ये दूसरी दवाई ले लीजिए, सेम सॉल्ट है, उसी सेम सॉल्ट इस दवाई में है जो डॉक्टर ने लिखी है और यही सेम सॉल्ट दूसरी दवाई में भी है जो हम आपको दे रहे हैं। हमें लगता था कि केमिस्ट अपनी दवाई बेचने के चक्कर में ऐसा बोल रहा है, पर मैंने काफ़ी बार देखा कि जब मैंने इस चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मैंने देखा कि सॉल्ट, दो दवाइयां हैं, उन दोनों के सॉल्ट सेम होते हैं। सॉल्ट सेम होते हैं लेकिन प्राइस अलग अलग होते हैं। काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने प्राइस रेगुलेट करने की कोशिश की है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे दो स्टेप्स लेने की कोशिश की है। पहला ये कि जो बहुत ज़रूरी दवाइयाँ हैं उनके प्राइस को रेगुलेट किया जाए ताकि जो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा ना रखे जाएं। तो यहाँ पे मैं एक बहुत फेमस जो आपका एंटीबायोटिक है उसका एग्जांपल देना चाहूँगा। सेम एंटीबायोटिक सेम सॉल्ट जो है, अगर आप एक कंपनी ए का लेंगे तो वहाँ पे आपको 10 टैबलेट्स 350 रुपये की मिलेंगी। सेम सॉल्ट के साथ सेम एंटीबायोटिक अगर आप कंपनी बी का लेंगे तो वही 10 टैबलेट्स आपको 70 रुपये की भी मिल सकती हैं। तो देख लीजिए कितना डिफरेंस है। तो गवर्नमेंट ने अब लेकिन प्राइस रेगुलेट कर दिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी कंपनीज़ हैं वो उसको काफ़ी हाई प्राइस पे बेच रही हैं। और दूसरा जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स जो हैं वो दवाई के नाम की जगह सॉल्ट लिख के दें ताकि उसके बाद जो मरीज़ है या जो कस्टमर है उसके पास चॉइस हो कि अब उसको कौन सी कंपनी की दवाई लेनी है। तो अगर मान लीजिए जैसे मैं एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल दिया, तो अगर उसमें जो सॉल्ट है डॉक्टर मुझे ये लिख के दे दे कि भाई आपको ये सॉल्ट चाहिए, वो दवाई का नाम नहीं लिखेगा। अब मैं हो सकता है ऑनलाइन चेक करूं या मैं जाके केमिस्ट से चेक करूं कि इस सॉल्ट की कौन कौन सी दवाइयां अवेलेबल हैं। इनफैक्ट एक गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट या एक एसएमएस सर्विस भी शुरू की थी कि जहां पे आप एक सॉल्ट का नाम भेजेंगे तो आपको उस सॉल्ट की कौन कौन सी दवाइयां मार्केट में है उसकी एक लिस्ट आ जाएगी। ये 1-1.5-2 साल पहले की बात है। मैंने अभी रिसेंटली चेक नहीं किया कि वो सर्विस अभी उसका चल रही है या नहीं चल रही, पर चल रही होगी वो शायद। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे कस्टमर जो है या मरीज जो है वो काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि आप डॉक्टर की फीस देंगे 400 रुपये और डॉक्टर आपको शायद दवाइयाँ लिख के देते हैं 800-1000 रुपये की। हो सकता है डॉक्टर का इंटेंशन ये होती है कि आपको अच्छी दवाई मिले, लेकिन जब सॉल्ट सेम है तो उसमें अच्छी बुरी दवाई कुछ नहीं होती। अगर सेम सॉल्ट की दवाई मुझे जो एक 300 रुपये की मिल रही है, अगर सेम सॉल्ट की दवाई मुझे 60 रुपये में मिल जाए तो वो सेम ही है। उसके अंदर कोई ये नहीं है कि 300 वाली अच्छी और 60 रुपये वाली ख़राब है। तो ये एक हमारे मन में एक ये चीज़ बैठी हुई है कि जो डॉक्टर लिख के देगा हमें बस वही दवाई चाहिए, और दूसरी चीज़ बैठी हुई है कि जो महंगी है वो अच्छी है, उससे हमें जल्दी आराम होगा। तो ये दोनों धारणाएं गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डॉक्टर ने लिख के दिए तो आप सेम सॉल्ट की दूसरी दवाई भी ले सकते हैं, और अगर आप मान लीजिए उसका चीपेस्ट वर्जन अवेलेबल है आप वो भी लेंगे, अगर सॉल्ट सेम है तो आपको सेम असर होगा। जो 300 रुपये वाली दवाई है 60 रुपये वाली दवाई भी सेम असर करेगी आपको। अब चौथे नंबर पे आता है ऑनलाइन फार्मेसी। इसके ऊपर काफ़ी जो एग्जिस्टिंग केमिस्ट हैं जिनकी दुकानें हैं वो काफ़ी उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन आपको फार्मेसी जिसको कहा जाता है, आपको ऑनलाइन दवाइयाँ भी मिल सकती हैं। उसके अंदर आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन अटैच करनी है, लेकिन यहाँ पर बस दिक्कत ये होती है कई बार कि वो दवाइयाँ आपको जब चाहिए होती हैं वो आपको उसी समय चाहिए होती हैं।
ऑनलाइन में हो सकता है आपको उस समय ना मिले। मैंने कई बार खुद ऑर्डर की हैं, तो मतलब नॉर्मली वो हो सकता है कि अगर जल्दी से जल्दी भी अगर आती हैं तो 3-4 घंटे लग जाते हैं, या कई बार अगले दिन आती हैं। तो मैं नॉर्मली ऑनलाइन वही दवाइयाँ मंगाता हूँ कि जो जिनकी ज़रूरत मेरे को कल परसों या आने वाले समय में है, या एडवांस में मुझे मंगा के रखनी है। लेकिन अगर मान लीजिए तबीयत ख़राब है, आप डॉक्टर के पास मैं गया, डॉक्टर ने कहा कि अब आप ये कोर्स शुरू करिए, पहली दवाई आपको पहली डोज जो है अभी शाम को लेनी है, रात को लेनी है, तो उस केस में मैं ऑनलाइन नहीं ऑर्डर कर सकता। तो वहाँ पे मुझे जाके किसी केमिस्ट से ही लेनी पड़ेंगी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। जैसे ई कॉमर्स रेवोल्यूशन आया था, वैसे ही मुझे लगता है कि ऑनलाइन फार्मेसी का रेवोल्यूशन आएगा, और जो ऑनलाइन फार्मेसी कंपनीज़ हैं कुछ ना कुछ तरीका ऐसा निकालेंगे कि जहाँ पे डिलीवरी का टाइम जो है रिड्यूस किया जाए, और मे भी हो सकता है आधे घंटे 1 घंटे में दवाइयों की डिलीवरी हो जाए। तो इस वजह से भी जो फार्मेसी की जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ऑनलाइन में हमेशा जो ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको डिस्काउंट मिलेगा, और नॉर्मली मेरे को डिस्काउंट मिलता है 20% तक। और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, वो कुछ दवाइयाँ रेगुलर बेसिस पे लेते हैं। जो रेगुलर बेसिस पे दवाइयाँ मिलती हैं उसके ऊपर उनको भी 15 से 20% तक का डिस्काउंट मिलता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आने से तभी जो है, जो ऑफलाइन मोड में जो केमिस्ट काम कर रहे हैं, जिन शॉप्स हैं जिनकी, वो इसलिए उसको अपोज कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन कंपनीज जो हैं वो जो मार्जिन होता है, और आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दवाइयों में बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। तो जो ऑनलाइन फार्मेसी है वो अपना मार्जिन कट करके आप दवाइयाँ सस्ती देंगी कस्टमर को। उससे क्या होगा कि ओवरऑल जो ऑफलाइन केमिस्ट्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होता है कि जो कंपनी है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। वो ज़्यादा मार्जिन नहीं रख सकती, उनको अपने रेट उसी हिसाब से डिसाइड करने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए कल को ऑनलाइन फार्मेसी पूरे इंडिया में 40-50% मार्केट कंट्रोल कर लेती है, तो वो लोग और अच्छा प्राइस नेगोशिएट करेंगे फार्मा कंपनी से। तो उससे जो फार्मा कंपनीज हैं उनके मार्जिन के ऊपर असर पड़ेगा। जब उनके मार्जिन के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा, तो शायद वो प्राइसिंग प्रीमियम ना कमांड कर सकें। तो ऑनलाइन फार्मेसी का ये इम्पैक्ट होता है कंपनीज के ऊपर, जो कि हो सकता है फार्मा सेक्टर में भी बहुत जल्द हो। 5वें नंबर का पॉइंट आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी दवाई अगर फार्मा कंपनी लॉन्च करती है उनको यूएस एफडीए का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। तो जो यूएस एफडीए है उन्होंने अपनी कंप्लाइंस की प्रोसेस और स्ट्रिक्ट कर दी है, कंप्लाइंस और बढ़ा दिए हैं, और ज़्यादा उसके अंदर आपको स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे फार्मा कंपनीज़ को। तो जहाँ पे ज़्यादा आपको ज़्यादा कंप्लाइंस फॉलो करना पड़े, वहाँ पे आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, और उससे कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि आपको अप्रूवल शायद ना मिले जहाँ पे आपने इतनी रिसर्च करी, क्योंकि फार्मा में रिसर्च के ऊपर काफ़ी खर्चा किया जाता है, और उनका जो काफ़ी कॉस्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सबसे बड़ा शेयर होता है कुछ कंपनीज के लिए, जो काफ़ी फोकस करती हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में। तो रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि इंडिया की एक बड़ी फार्मा कंपनी है, उन्होंने एक दवाई के ऊपर, एक मेडिसिन के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी, और उसके बाद उन्होंने एक परमिशन सॉर्ट करी यूएस एफडीए से अपनी गोवा की फैसिलिटी में उस दवाई को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और वो उनको जो परमिशन है वो नहीं मिली। तो उससे क्या है कि उनका कंप्लाइंस पार्ट जो था वो वीक था, और वो कंप्लाइंस की जो प्रोसेस है उसको पार नहीं कर पाए, तो उस वजह से उनका जो अप्रूवल है वो रिजेक्ट हो गया। तो उससे कंपनी को डबल नुकसान होता है। डबल नुकसान इस तरह से कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च में पैसा खर्च किया, तो वो पैसा एक तरीके से उनका वेस्ट हो गया, जिसको कह लीजिए लॉस हो गया। और अप्रूवल ना मिलने से उनका जो एक पाइपलाइन में जो उन्होंने दिखाया था कि ये दवाई हमारे पाइपलाइन में है, या ये जो मेडिसिन हमारी पाइपलाइन में है, उनकी पाइपलाइन वीक हो गई, और जो उन्होंने अपनी रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की हुई थी आगे आने वाले समय में उस पर्टिकुलर मेडिसिन से रिलेटेड, या उस पर्टिकुलर जो आपका सॉल्ट है उससे रिलेटेड, तो वो कैलकुलेशंस भी आपकी गड़बड़ आ गई। तो इससे आपको डबल नुकसान ये है कि एक तो आपका लॉस हो गया, दूसरा आपका जो आने वाले समय में आपने जो रेवेन्यू की जो प्रोजेक्शंस इंक्लूड की हुई थी अपने फोरकास्ट में, या जो आपने निवेशकों को बताया हुआ था कि हमारी पाइपलाइन में ये हमारे सॉल्ट हैं, ये मेडिसिन है, और इनसे हमें इतना 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 पैसा आ सकता है, इतना रेवेन्यू आ सकता है, वो भी वहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो कंप्लायंस ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो वहाँ पे
आपका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी तो आपके मार्जिन्स कम होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो कंपनीज जो है फार्मा सेक्टर में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी। तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, जो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत स्ट्रिक्ट होता है या रेगुलेटर बहुत स्ट्रांग होता है, जैसा मैं टेलीकॉम का हमेशा एग्जांपल देता हूँ, तो वहाँ पे कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वैसा ही फार्मा सेक्टर में देखने को मिल रहा है। अब छठे नंबर का पॉइंट है कि जो रुपी है वो काफ़ी अप्रिशिएट हो चुका है इस समय। किसी समय में वो 69 रुपीज़ पे होता था डॉलर के मुकाबले, अब वो लगभग 63 या 64 रुपये के आसपास है। तो जब रुपये अप्रिशिएट होता है तो उससे क्या होता है कि जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं उनको नुकसान होता है। तो रुपये के अप्रिसिएशन का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ फार्मा और आईटी कंपनीज को। जबकि अगर रुपये अप्रिशिएट करता है तो जिन कंपनीज ने इंपोर्ट किया उनको फ़ायदा होता है। तो ये एक तरीके का मतलब आप कह लीजिए कि किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान। तो रुपये के अप्रिशिएट होने से फार्मा कंपनीज़ को यहाँ पे नुकसान हुआ। तो आप अगर एक मैक्रो लेवल पे या लेमन लैंग्वेज में आप अगर इसको जानना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए रुपये 7 या 8% अप्रिशिएट हुआ तो आप ये मान लीजिए कि उतना ही नुकसान फार्मा कंपनीज़ को हुआ अपने मार्जिन में या अपने प्रॉफिट में। एग्जैक्टली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होता, पर एक रफ जिसको बोलें कि लेमैन अगर लैंग्वेज में मुझे आपको बताना है तो उसको कह सकते हैं कि 7% अगर रुपये अप्रिशिएट हुआ उतना ही नुकसान आपके प्रॉफिट में हुआ। और रुपये को अप्रिशिएट करने में गवर्नमेंट का फ़ायदा है क्योंकि उससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। जबकि एक्सपोर्टर्स को नुकसान है, पर अब ये सब चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं। उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी कि गवर्नमेंट रुपये को स्ट्रांग देखना चाहती है, वीक देखना चाहती है। जैसा कि रिसेंटली अभी यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि वो अपनी करेंसी को थोड़ा वीक देखना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट्स जो हैं ये डिसाइड करती हैं कि उनकी करेंसी स्ट्रांग रहेगी, वीक रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इंडिया में जो रुपये है वो स्ट्रांग ही रहेगा, और उससे क्योंकि गवर्नमेंट को मदद मिलेगी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में, जीडीपी की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में। क्योंकि अगर रुपये स्ट्रांग होता है तो इन्फ्लेशन कम रहेगी तो आपके इंटरेस्ट रेट्स कम रहेंगे। पर ये जो न्यूज़ है ये फार्मा सेक्टर के लिए नेगेटिव है और इससे फार्मा सेक्टर को काफ़ी नुकसान है स्ट्रांग रुपये। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट फार्मा सेक्टर के ऊपर है। अब 7वें नंबर का पॉइंट जो कि मैंने आपको शुरू में कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंटीमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से एफआईआई शायद अपना पैसा निकाल रहे हैं फार्मा सेक्टर से या निकाल चुके हैं। और वो पॉइंट ये है कि ऑलमोस्ट सारी ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं, रेटिंग एजेंसीज जो हैं, इंटरनेशनल भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एफआईआईज मैं आपको बता चुका हूँ कि वो इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस या रेटिंग एजेंसीज को ज़्यादा महत्व देते हैं। उन सब ने, लगभग सब ने, इंडिया में जो फार्मा सेक्टर है उसको डाउनग्रेड किया है या उसके बारे में उन्होंने अपना आउटलुक जो है वो काफ़ी कॉशियस रखा है, नेगेटिव रखा है। उससे क्या है कि जैसा कि मैं आपको अपने एफआईआई वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि एफआईआई स्टॉक्स में निवेश नहीं करते, वो सेक्टर में निवेश करते हैं। जब वो सेक्टर में निवेश करते हैं और अगर सेक्टर का आउटलुक नेगेटिव हो गया, इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस या इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज बोलें कि नहीं इस सेक्टर का आउटलुक अभी नेगेटिव है इंडिया में, तो वहाँ पे संभव है या मतलब बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो एफआईआईज हैं वो अपना पैसा उस सेक्टर से निकाल लेंगे और किसी ऐसे सेक्टर में डालेंगे जहाँ पे आगे प्रोबेबिलिटी पैसा ग्रो करने की ज़्यादा हो। और अगर एफआईआईज अगर मान लीजिए बियरिश हो जाते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर, तो उस सेक्टर में रिटेल निवेशक का जो निवेश है, मेरे हिसाब से अगर मैं रिटेल निवेशक हूँ तो वो सुरक्षित नहीं है। उसके अंदर बॉटम का नहीं मालूम कि कहाँ पे जाएगा बॉटम। अभी एक न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले कि जो इंडिया की जो सबसे टॉप फार्मा कंपनी है उसका स्टॉक एक दिन में 13% गिर गया। मतलब ऐसा तो खैर आपने कभी भी नहीं सुना होगा पास्ट में, लेकिन अब जो नहीं सुना वो आज सुनने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि फार्मा सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। आने वाले समय में सब एनालिस्ट्स या ब्रोकरेजेस का या रेटिंग एजेंसीज का मानना है कि फार्मा सेक्टर अपना जो ये ख़राब प्रदर्शन है वो जारी रखेगा। टर्न अराउंड की अभी मुझे ऐसा कोई लग नहीं रहा कि कोई उम्मीद है कि टर्न अराउंड हो जाए इस सेक्टर का। तो जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को कहा था कि मैं फार्मा सेक्टर का पूरा सच आपको बताऊंगा कि क्या कारण है, तो आप जो ये 7 कारण बताए उसमें से
4 या 5 कारण जो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे या सुने होंगे। तो आप इन कारणों को भी ध्यान से स्टडी करिए, इन कारणों के बारे में भी आप अपनी रिसर्च खुद करिए। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे जो मैंने आपको बताया आप उसको मान लें। तो ये जो कारण मैंने बताया जो अभी चल रहा है इस सेक्टर में, या इस सेक्टर को किन किन कारणों से खतरा है, मैंने वो सब कारण यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर कोई कारण मेरे से मिस हो गया हो या आपको लगता हो कि ये भी एक कारण हो सकता है फार्मा सेक्टर के बुरे प्रदर्शन का, आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। मैं उसको ज़रूर अपने आने वाले वीडियो में इंक्लूड करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे दिए गए लाइक आइकन पे आप ज़रूर क्लिक करें। आप इस चैनल को ग्रो करने में अपना सहयोग या योगदान दे सकते हैं। उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करें या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।